दो भाषाओं का अभिलेख कौन सा है? शार कोना। शार कोना अभिलेख कहां पर है? वो है गांधार में। गांधार कहां पर है? अफगानिस्तान में। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ट्यूटर्स आईएएस में। मित्रों, दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जिसे भारतीय इतिहास में सबसे महान दर्जा, सबसे महान जो है स्थान दिया गया है, क्योंकि ये ना केवल इतिहास बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, और ये हमारे लिए एक गौरव की बात है। ये हमारे लिए एक कॉन्फिडेंस, एक विश्वास की बात है कि हमारे प्राचीन काल में कभी ऐसे शासक हुआ करते थे जिन्होंने अपनी प्रजा के उत्थान के लिए, अपनी प्रजा की भलाई के लिए ये प्रकार के कार्य किए थे। इस प्रकार के नाना प्रकार के कार्य किए थे। और कोई नहीं, मैं आपके सामने चर्चा करने के लिए जा रहा हूं सम्राट अशोक, जिसे भारत का राष्ट्रीय सम्राट के रूप में जाना जाता है। भारत के सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है और अशोक का ही एक चरित्र या एक व्यक्तित्व है जिसने भारत की जो विरासत, संस्कृति, परंपरा को पश्चिम से अलग किया है। कैसे, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो मैं आज एक अशोक के बारे में भी चर्चा करूंगा, लेकिन स्पेसिफिक मैं एक अशोक में भी एक टॉपिक लेके आया हूं, वो है अशोक के अभिलेख, शिलालेख। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं। अशोक, इसके हम लोग पढ़ेंगे शिलालेख। और अशोक के बारे में यदि देखा जाए तो मौर्य काल, अब इस मौर्य काल का समय कब से कब तक था? तो मौर्य काल के जो शासक थे, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है बिंदुसार के बाद अशोक के बाद जो है कुणाल दशरथ संप्रति, और फिर लास्ट शासक जो है बृहदत्त। और बृहदत्त की हत्या 184 बीसी में कौन करेगा? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी जाएगी। तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 323 बीसी से, ईसा पूर्व से 298 बीसी। बिंदुसार का शासनकाल 298 बीसी से लेकर 272 बीसी, और अशोक का शासनकाल 272 बीसी से लेकर 232 बीसी। तो इससे 232 बीसी। पर आज हमें किसके बारे में चर्चा करनी है? अशोक के बारे में। अशोक में क्या पढ़ने हैं? शिलालेख। अशोक का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो अशोक का शासनकाल जो है वो 272 बीसी से 232 बीसी के बीच में रहा था। 272 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हम आज अशोक में भी एक स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है शिलालेख। और कुछ शिलालेखों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, और यही से अशोक को अशोक महान कैसे बना, कुछ उसके बारे में भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी मौर्य काल, इस मौर्य काल में शासकों के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। तो अशोक कौन से नंबर का शासक था? तीसरे नंबर का शासक था। तो आइए हम लोग इसी अशोक के बारे में आगे चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, अब यदि मैं अशोक के शिलालेखों की आपसे चर्चा करूं कि अशोक जो है, अशोक के शिलालेख को किस प्रकार से बांटा गया है, तो देखते हैं जरा अशोक के शिलालेखों के बारे में। अशोक के शिलालेख के बारे में
अब यदि मैं अशोक के शिलालेख की बात करूं तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहले को लिखा जो है अशोक के जो है शिलालेख, तो इसको भी हम लोग लिखते हैं अशोक के अभिलेख, इंस्क्रिप्शन, अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस। इन इंस्क्रिप्शन में भी यहां पर लिखते हैं शिलालेख, यहां पर लिखते हैं शिलालेख, यहां पर लिखते हैं स्तंभ लेख, और यहां पर लिखते हैं गुहा लेख। तो आज हम लोग अशोक के इन अभिलेखों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन यदि मैं आपसे अशोक के बारे में कुछ बातें कहने का प्रयास करूं तो इस बात को आप याद रखिए कि अशोक को अशोक महान क्यों कहा जाता है, अशोक को भारत का राष्ट्रीय सम्राट क्यों कहा जाता है, अशोक वो सर्वश्रेष्ठ राजाओं के नाम में उस आकाश गंगाओं में अपना नाम अंकित क्यों करा पाए, इसके पीछे क्या कारण थे। तो अशोक को अशोक महान बनाने के पीछे ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। भारत की परंपरा में उसे महान नहीं माना गया है जिसने एक बड़े विशाल क्षेत्र को जीता या इसने अपार धन संपत्ति कमाई हो। पश्चिम की परंपरा और भारत की परंपरा में सिर्फ यही एक अंतर जो है, मुख्य रूप से, और भी कई अंतर हैं लेकिन मुख्य रूप से यही एक अंतर माना जाता है कि भारत में महान उस व्यक्ति को माना गया है जो सबसे बड़ा त्यागी हो, जो सबसे बड़ा ज्ञानी हो। इसीलिए भारत में ऋषि परंपरा और गुरुजन परंपरा के को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया, और यही कारण है कि भारत में जैन धर्म से लेकर अनेक बौद्ध भिक्षु से लेकर अनेक वही साधु संत ऋषि, उनको क्यों जो है एक राजा या फिर सबसे ऊंचा स्थान मिलता था राजमहलों में भी। तो पश्चिम से भारत या पूर्व क्यों अलग होता है, ये इसकी एक जो है महत्वपूर्ण विभाजनकारी यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसके कारण भारत की परंपरा में उसे महान माना गया है जो सबसे बड़ा त्यागी हो, जो सबसे बड़ा, जिसे कहा जा सकता है कि जिसने जीवन में अनेक प्रकार के व्रत लिए हों, अनेक प्रकार के कहीं ना कहीं संकल्प सिद्धि ली हो, और उन संकल्पों को कहीं ना कहीं प्रजा के हित में और अन्य जो है लोक कल्याण के हित में पूरे किए हों। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा की अशोक के बारे में कि अशोक को महान क्यों कहा गया। अशोक को महान इसलिए कहा गया क्योंकि पहले तो वो अपने चरम पीक पर पहुंचा और उसने पूरे भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र को कहीं ना कहीं अपने अधिकार क्षेत्र में जो है उसको, भारत के अधिकार क्षेत्र में जो है एक भारत के बहुत बड़े क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में बनाया, और उसके बाद सब कुछ प्राप्त करने के बाद प्रजा के हित में सब कुछ लुटा दिया, दान कर दिया। इसे कहते हैं कहीं ना कहीं एक बड़ा दिल, यानी बड़ा व्यक्तित्व या बड़ा दिल किसे कहा जाएगा, जो धन प्राप्त करे, जो बड़ी सत्ता प्राप्त करे, या फिर जो लुटाना जाने, या जो दिल खोलकर सारी चीजों को प्रजा के हित में, जन कल्याण में कहीं ना कहीं देना चाहे। तो अशोक को इसीलिए महान कहा जाता है क्योंकि प्रजा के कल्याण में जब वह धम्म की नीति पे उतरा तो उसने नैतिक उत्थान के लिए अपने राज दरबार के और सभी दरवाजे जो है उसने कहीं ना कहीं खोल दिए कि किसी भी प्रकार से जो है अहिंसा की नीति का पालन हो, धम्म की नीति का पालन हो, आचार संहिताओं का पालन हो और प्रजा का नैतिक उत्थान भी हो। तो ये तो मैंने एक बिंदु आपके सामने चर्चा की कि अशोक को अशोक महान क्यों कहा जाता है, अशोक को भारत का राष्ट्रीय सम्राट क्यों कहा जाता है, अशोक जो है क्यों, अशोक के चिन्ह को हमने जो है अपने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में जो है अपना स्वीकार किया गया है। अशोक के समय में जो लिखे हुए सारनाथ का जो स्तंभ है उसमें जो 4 शेर जो है वो एक दूसरे की ओर जो पीठ देकर बैठे हुए हैं, क्यों हमने उस चिन्ह को अपनाया गया, क्योंकि अशोक जो है वो अन्य राजाओं से इस प्रकार से कुछ अलग या डिफरेंट, या जिसे हम कह सकते हैं ऐसे कार्य किए जो आगे के राजाओं के लिए एक प्रकार से प्रेरणादायक जो है सिंबल या कहीं ना कहीं माइलस्टोन बने। तो यही
जो है एक मुख्य कारण मैंने आपके सामने रखा कि अशोक को अशोक महान क्यों कहा गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने प्रजा के हित के लिए, प्रजा की भलाई के लिए और धम्म नीति के अंतर्गत उसने सारे जो है अपने राज दरबार के और अपनी नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, अपने प्रशासन शासन की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, वो जब वो धम्म की नीति की ओर आगे बढ़ा, यानी जब कलिंग के युद्ध के बाद जो है अशोक जब आगे जो है उसने अपने राज जो है व्यवस्था की ओर आगे बढ़ा, तो उसने जो है कहीं ना कहीं प्रजा के हित में अपना जीवन समर्पित कर दिया। मैं सिर्फ ये बात आपके सामने कहना चाहता था कि प्रजा के हित में पूरे राजपाट को समर्पित कर देना, यह होता है एक प्रकार से, जैसे हम कह सकते हैं कि एक पीक पर, एक सर्वश्रेष्ठ अवस्था पे पहुंचने के बाद एक बड़ा हृदय, एक बड़े दिल को दिखाना, जो कहीं ना कहीं अशोक में हमें दिखाई देता है। तो अशोक के यदि अभिलेखों की बात की जाए तो अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे, क्योंकि आज हम लोग अशोक के अभिलेखों पे ही अपना जो है टॉपिक को केंद्रित करेंगे, तो अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख का मतलब क्या? पत्थर। इसको भी 2 भागों में बांटा गया, वृहद शिलालेख, वृहद शिलालेख, और दूसरा लघु शिलालेख, लघु शिलालेख। ठीक इसी प्रकार स्तंभ को भी 2 भागों में बांटा गया, बृहद स्तंभलेख, बृहद स्तंभलेख और लघु स्तंभलेख, लघु स्तंभलेख। ठीक इसी प्रकार गुहालेख को भी, इसको गुहालेख तो बस इनको किसी प्रकार से नहीं बांटा गया। गुहालेख जो है वो 2, एक तो अशोक के द्वारा और दूसरा जो है दशरथ के द्वारा जो है कुछ गुफाएं बनाई गई। ठीक है, दशरथ। तो गुहालेख क्या है? एक गुफा होगी और गुफाओं के अंदर कुछ लिखा होगा। स्तंभलेख में क्या होगा? एक पिलर होगा और पिलर पे क्या होगा? बहुत सारी बातें लिखी होंगी इस प्रकार से। और शिलालेख क्या होगा? यानी एक बड़ा पत्थर होगा, उस पत्थर पे बहुत सारी बातें लिखी होंगी इस प्रकार से। लघु शिलालेख क्या होगा? एक छोटा पत्थर होगा और उस छोटे पत्थर पे बहुत सारी बातें लिखी होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार यदि अशोक के अभिलेखों को बांटा जाए तो शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। तो गुहालेख जो है अशोक के द्वारा भी बनवाए गए और दशरथ के द्वारा भी बनवाए गए। अब यदि मैं बात कहूं कि ये जो अशोक के अभिलेख हैं वो कितनी भाषाओं में थे? 4 भाषाओं में। कौन सी भाषाओं में थे? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक। लेकिन सबसे ज्यादा अभिलेख किस भाषा में मिले? ब्राह्मी भाषा में। तो यहां कुछ शब्दों को आप विशेष रूप से ध्यान में समझने का प्रयास करना। अशोक के जो अभिलेख हैं वो 4 भाषाओं में मिले। कौन कौन से? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। जिसमें सबसे ज्यादा अभिलेख किस भाषा में मिले? ब्राह्मी भाषा में मिले। फिर यदि मैं कहूं कि 2 भाषाओं का अभिलेख कौन सा है, तो सारेकोना। सारेकोना अभिलेख कहां पर है? गांधार में है। यह अभिलेख कहां पर है? अफगानिस्तान में है। इनमें कौन सी 2 भाषाओं का उल्लेख किया गया? तो ग्रीक और अरमाइक भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है। अब मैं ये कहूं कि यदि खरोष्टी भाषा का अभिलेख कौन सा है, तो शाहबाजगढ़ी और मानसेरा। मानसेरा अभिलेख कहां पर है? पाकिस्तान के हजारा में। शाहबाजगढ़ी अभिलेख कहां पर है? तो पेशावर में स्थित है। अब यदि मैं कहूं कि अशोक के जो अभिलेख हैं वो अधिकांशतः कौन सी भाषा में है? ब्राह्मी भाषा में। तो यहां पर आपको यह याद रखना है कि अशोक के अभिलेख 4 भाषाओं में है, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक। जिसमें सबसे ज्यादा अभिलेख किस भाषा में है? ब्राह्मी भाषा में। और जो खरोष्टी भाषा का अभिलेख है वो कौन सा है? वो है आपका शाहबाजगढ़ी और मानसेरा। मानसेरा अभिलेख कहां पर है? हजारा में। शाहबाजगढ़ी कहां है? पेशावर में। 2 भाषाओं का अभिलेख कौन सा है? शारेकोना। शारेकोना अभिलेख कहां पर है? वो है गांधार में। गांधार कहां पर है? अफगानिस्तान में। इतनी बातों को याद रखना है। अब यदि मैं कहूं बृहद शिलालेख के बारे में, तो बृहद शिलालेख 8 स्थानों से मिले हैं और 8 स्थानों से कितनी बातें मिली हैं? 14 बातें मिली हैं। ठीक है, तो यह 8 स्थान कौन से हैं? यह 8 स्थान है शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़ और जो है एर्रागुडी। तो इनसे 14 बातें कौन कौन सी मिली हैं अभी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब लघु शिलालेख, लघु शिलालेख में क्या पढ़ेंगे? गुर्जरा, रूपनाथ, मास्की, नेतूर, उदयगोलन, जटालिंगमेश्वर, गोबी मठ,
एहरोरा जो है इस ये एहरोरा, इसके बाद कौन सा पढ़ेंगे? ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी के बाद क्या पढ़ेंगे? जलालाबाद, लमधान या लंपक। तो लघु शिलालेख बहुत सारे मिले हैं। कौन कौन से मिले हैं? मास्की, गुर्जरा, रूपनाथ, सारोमारो, पनगुड़िया, भब्रू, नेत्तूर, उदयगोलन, गोबीमठ, जटालिंगमेश्वर, ब्रह्मगिरी, एहरोरा, ये हमें पढ़ने हैं लघु शिलालेख। अब आइए बृहद स्तंभ लेख। ये कितने हैं? तो 6 स्थानों से 7 बातें मिली हैं। कौन कौन सी? दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा, लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़, रामपुरवा। अब आते हैं किस पे? लघु स्तंभ लेख। लघु स्तंभ लेख में क्या पढ़ना है? सांची, सारनाथ, निगलीवा, रुम्बिनदेही। तो इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे सांची, इसमें पढ़ेंगे सांची, सारनाथ, निगलीवा, और क्या पढ़ेंगे? रुम्बिनदेही। रुम्बिनदेही पढ़ेंगे। और फिर गुहालेख में क्या पढ़ेंगे? जो अशोक ने बनाई बराबर बराबर की पहाड़ियों पर, खलवित पर्वत पर। कौन सी बनाई? कर्ण चौपार, कर्ण चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ा। कर्ण चौपार, सुदामा और विश्व जो है झोपड़ा, विश्व झोपड़ा या विश्व झोपड़ी। दशरथ में क्या पढ़ेंगे? इसने कौन सी गुफाएं बनाई? तो गोपी, गोपी। दशरथ ने कौन सी गुफाएं बनाई थी? गोपी। गोपी के बाद जो है लोमस। गोपी के बाद गोपी, गोपी के बाद कौन सी गुफा बनाई? वर्थिका, वर्थिका। वर्थिका के बाद वहिका, वहिका और लोमस। ये हो गई दशरथ के द्वारा बनाई गई गुफाएं। अब बृहद स्तंभ लेख, तो इसको जो है बृहद स्तंभ लेख में क्या क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ, रामपुरवा, लोरिया अरेराज, लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़, लोरिया नंदनगढ़। ये पढ़ने हमें। लघु शिलालेख अभी मैंने बताया, ये 8 स्थानों से 14 बातें। तो आइए अब इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। इन सारी बातों को एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो 47 स्थानों से 150 से ज्यादा अशोक के अभिलेख मिले हैं और अशोक ने अपनी प्रजा को संबोधित अभिलेखों के माध्यम से किया है। और ये अभिलेखों में अशोक ने जो है चौराहे पर, रोड पर, ऐसे स्थान पे जहां पे जनता आ जा सके, वहां पर ये अभिलेख जो है अशोक ने उत्कीर्ण कर जो है वहां पर लगवाए। इन अभिलेखों में 14 बातें जो है हमें मिलती हैं और 2 बातें जो है हमें धौली और जौगढ़ में अलग मिलती है, प्रथम प्रज्ञा और द्वितीय प्रज्ञा में। तीसरी जो बात है कि इन अभिलेखों के माध्यम से अशोक ने अपनी प्रजा में सदाचार, धार्मिक सहिष्णुता, धम्म, भेरी घोष की जगह जो है धम्म की नीति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। कैसे? देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले चलिए बृहद शिलालेख पे आते हैं। अब बृहद शिलालेख के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। तो जैसे अभी मैंने कहा कि 8 स्थानों से 14 बातें मिली। कौन कौन सी? एक बार देखने का प्रयास करते हैं। कौन कौन सी बातें मिली? 8 स्थानों से जो हमें 14 बातें मिली उसको हम लोग देखने का प्रयास करें। जैसे ये पाकिस्तान है, तो यहां पर है शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी और मान सहरा। यहां पर है देहरादून, कालसी। कालसी कहां पर है? देहरादून में है। यहां पर है गिरनार, गिरनार, गिरनार कहां है? गुजरात में। यहां पर क्या है? सोपारा, सोपारा कहां पर है? थाने में। यहां पर है सोपारा, सोपारा, तो सोपारा कहां पर है? थाने में स्थित है सोपारा, सोपारा।
सोपारा कहाँ है? थाने में। यहां पर क्या है? धौली। यहां क्या है? जौगढ़। जौगढ़। अब जौगढ़ कहां पर है? तो उड़ीसा के गंजाम जिले में जौगढ़। धौली कहाँ है? पुरी में है। जौगढ़ कहाँ पर है? उड़ीसा के गंजाम जिले में है। ठीक है। और यहाँ पर क्या है? एर्रागुडी। एर्रागुडी। एर्रागुडी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में भी कहाँ पर है? कुरनूल में। आंध्र प्रदेश में भी कहाँ पर है? कुरनूल में। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, जो है एक और रह गया, हो गया ना 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, पूरे 8। ठीक है। अब इनसे 14 बातें मिली है। तो कौन कौन सी 14 बातें मिली हैं? तो पहली बात, तो पहले में जो अशोक है उसने पशु बलि की निंदा की है, जीव हत्या नहीं। तो अशोक कहते हैं कि मेरे आने से पहले इस पाकशाला में, इस रसोई में कई सारे जीवों को मारा जाता था और खाया जाता था, लेकिन अब मेरे आने के बाद जो है केवल एक दिन में 2 हिरण और 1 मोर खाया जाता है। यानी 2 मोर और 1 हिरण खाया जाता है, और आगे जाकर यह भी जो है नहीं खाया जाएगा। तो पहले में क्या कहता है अशोक जो है वो जीव हत्या, पशु बलि, जीव हत्या या पशु बलि, इसका क्या किया जाएगा? निषेध किया जाएगा। क्या कहते हैं अशोक? क्या कहता है कि मेरे जो है ये धम्म की नीति और जो है अहिंसा की नीति आने से पहले जो है इस पाकशाला में, इस रसोई में कई सारे जीवों की हत्या की जाती है, कई सारे जीवों की हत्या की जाती थी, लेकिन अब मेरे आने के बाद जो है केवल 2 मोर और 1 हिरण खाया जाता है। अब वो भी जो है कहीं ना कहीं खत्म कर दिया जाएगा। दूसरे में क्या कहता है वो? निशुल्क चिकित्सा। अब वो दूसरे में चिकित्सा की बात कहता है कि अशोक जो है वो कहता है कि अपने राजकीय अधिकारियों से कि अनेक स्थानों पे जाके निशुल्क चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराइए, और इसके साथ साथ वो अपने पड़ोसी राज्यों की भी चर्चा करता है दूसरा अभिलेख में कि वहां पर भी, यानी आप अशोक का बड़ा हृदय देखिए कि ना केवल अपने राज्य में बल्कि दूसरों के क्षेत्रों में भी जाकर निशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराओ। जैसे चोल पांड्यचेर, केरल सतीपुत्र, चोल पांड्यचेर और केरल के क्षेत्र में भी जो है ये पड़ोसी क्षेत्र थे। इसी प्रकार यहाँ ईरान का जो क्षेत्र है ये अफगानिस्तान का क्षेत्र है, और अफगानिस्तान के क्षेत्र यहां पर भी यदि कोई पड़ोसी देश है तो यहां पर भी जो है निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए। तीसरे में अशोक क्या कहते हैं? तीसरे में कहते हैं कि जो राजुक है, जो प्रादेशिक है, इन अधिकारियों को जो मैंने नियुक्त किए हैं, ये प्रत्येक 5 वर्ष में राजकीय दौरे पे जाए और प्रजा के सुख दुख, प्रजा की जो समस्याएं हैं उनका क्या करें? अध्ययन करें, और यदि कोई कमी है तो उसे दूर करें। चौथे में क्या कहा गया है? चौथे में कहा गया है कि जो यानी अशोक जो है वो अब भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति पे आगे बढ़ेगा। युद्ध की नीति त्याग दो, अहिंसा की नीति की ओर आगे बढ़ो, और जो अभी मारकाट, युद्ध, ईर्ष्या, ये सब चीजें थी, अब इन सब को त्याग दो। अब किसकी ओर आगे बढ़ो? तो भेरी घोष की जगह धम्म घोष की ओर आगे बढ़ना है। ठीक है। 5वें में क्या कहा गया है? तो 5वें में कहा गया है धम्म महामात्रों की नियुक्ति। और 6वें में क्या कहा गया है? तो 6वें में कहा गया मैं जहां भी हूं, मैं चाहे उद्यान में हूं, मैं पार्क में हूं, मैं शयनयान कक्ष में हूं, मैं कहीं पर भी हूं, कोई भी गुप्तचर, कोई भी प्रतिवेदक आकर मुझसे मिल सकता है। 7वें में क्या कहा गया है? 7वें में यह बात कही गई है कि धार्मिक सहिष्णुता को बनाए रखना है। तो आज से कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि धार्मिक सहिष्णुता अशोक के कौन से अभिलेख में विशेष रूप से ये बात इंगित करते हैं, तो 7वां और 12वां, 7वां अभिलेख और 12वां। आज से कभी भी पूछा जाए कि अशोक के किस अभिलेख में विदेशी राज्यों की चर्चा की गई है, तो दूसरा और 13वां। 13वें में किसकी चर्चा की गई है? कलिंग युद्ध की। 13वें में किसकी चर्चा की गई है? मिस्र, तुर्मै का राजा कौन था? टालमी सेकंड। 13वें में क्या चर्चा की गई है? मिस्र के राजा टालमी सेकंड तुर्मै। 13वें में किसकी चर्चा की गई? सीरिया, सीरिया का राजा कौन था? एंटीओकस। 13वें में किसकी चर्चा की गई? मकदूनिया, मकदूनिया का राजा कौन था? एंटीगोनस। 13वें शिलालेख में किसकी चर्चा की गई है? मगस की चर्चा की गई है। ठीक है। और 13वें में जो है सीरिया के पास एरिसास जो है उसकी चर्चा की गई है। तो 13वें में 5 पड़ोसी देशों की चर्चा की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को आपको लिखना है। और 14वें में क्या बात कही गई है अशोक ने? मैंने जो भी गलतियां की गई हैं वो माफ कर देना, क्षमा करना।
तो यदि मैं आपसे कहूं कि अशोक के जो बृहद शिलालेख हैं, जिसमें 14 बातें मिलती हैं इन 8 स्थानों में, उनमें हमें क्या याद रखना है? उसमें हमें पहला याद रखना, जिसमें उसने पशु बलि, जीव हत्या का विरोध किया। दूसरा, निशुल्क चिकित्सा, पड़ोसी राज्यों की चर्चा की है। तीसरा, जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं उनको प्रत्येक 5 वर्ष में राजकीय जो है क्षेत्र का दौरा करें। उसके बाद चौथा, भेरी घोष की जगह धम्म घोष। पांचवा, धर्म महामात्रों की नियुक्ति। छठवां, मैं जहां भी हूं, मैं चाहे उद्यान में हूं, पार्क में हूं, मैं रसोई में, पाकशाला में, शयन विमान में हूं, कोई भी गुप्तचर, कोई भी प्रतिवेदक आकर मुझसे मिल सकता है। सातवां, मोस्ट इंपॉर्टेंट, धार्मिक सहिष्णुता की बात की गई है। तो 7वें की तुलना 12वें से की करेंगे। 12वें में क्या कहा गया है? 12वें में कहा गया है सभी संप्रदायों में एकता हो। 8वां, वही सच्ची भेंट, सच्चे शिष्टाचार, यानी लोक मंगल, लोकाचार, लोक मंगल, प्रजा के हित में जो है ये कहा जा रहा है, लोग जो है कहीं ना कहीं धर्म की नीति को आगे बढ़ाएं। तो 12वां शिलालेख की तुलना किससे करनी है? 7वें से। दूसरे की तुलना किससे करनी है? 13वें से करनी है। 13वें में क्या कहा गया है? कलिंग युद्ध के बारे में, यानी राज्याभिषेक कब हुआ? 269 बीसी में। अशोक राजगद्दी कब प्राप्त करता है? वास्तविक रूप में 269। लेकिन अशोक जो है वो अपने पिता बिंदुसार के मरने के बाद 272 बीसी में अगला शासक बनता है, लेकिन उसे विद्रोहों का सामना करना पड़ा। और 272 बीसी से लेकर 269 तक, यानी लगभग वो 4 साल जो है वो कहीं ना कहीं कहा जाता है बौद्ध ग्रंथों में कि अपने 99 भाइयों की हत्या करके वो राजगद्दी पर बैठा। तो अशोक जो है वो जो अपने राज्याभिषेक यानी 269 के 8वें वर्ष यानी 261 में कलिंग युद्ध हुआ। यह कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का पहला और अंतिम युद्ध था। तो इस कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में है? 13वें शिलालेख में है। और 13वें में किसकी चर्चा मिलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीसीएस का, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पड़ोसी देशों की चर्चा की गई है। यानी किसकी चर्चा की गई है? चर्चा की गई है पड़ोसी देश मिस्र, तुर्मै का राजा कौन था? टॉलमी सेकंड। सीरिया का राजा कौन था? एंटीयोकस। मकदूनिया की चर्चा की गई है, मकदोनिया, मैसेडोनिया। इसके अलावा मगस की चर्चा की गई है और एरेनास की चर्चा की गई है। तो ये कुछ पड़ोसी देशों की चर्चा की गई है। कौन से अभिलेख में? 13वें शिलालेख में। और 14वें में क्या कहा गया है? जो भी मैंने गलतियां की हैं वो सब माफ कर देना, क्षमा कर देना। अब आते हैं नेक्स्ट। यदि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अशोक के बृहद शिलालेख, अब आते हैं लघु शिलालेख। तो लघु शिलालेख में क्या याद रखेंगे? लघु शिलालेख में याद रखेंगे कि मास्की गुर्जरा, रूपनाथ। मास्की अभिलेख कहां पर है? कर्नाटक में। मास्की में क्या कहा गया? अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है। तो इस वाले पे आते हैं लघु शिलालेख में। तो लघु शिलालेख में यदि मैं कहूं इसमें कि अशोक का नाम अशोक मिलता है किसमें? रूपनाथ गुर्जरा, नेत्तूर और उदयगोलन में। तो जरा लघु शिलालेखों की चर्चा करते हैं, ठीक है। यानी यहां पर लिखा मैंने क्या? शिलालेख। अब शिलालेख में भी क्या, एक तो हो गए बृहद, तो बृहद की तो हमने चर्चा कर ली। अब आते हैं किसमें? लघु। तो लघु में हमने क्या पढ़ा? लघु में पढ़ा रूपनाथ के बाद गुर्जरा, गुर्जरा के बाद क्या पढ़ा? तो रूपनाथ, गुर्जरा, उसके बाद नेत्तूर और उसके बाद उदयगोलन। तो इसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। क्या मिलता है? अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो इसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं किस पे? भब्रू। तो भब्रू या बैराट ये कहां पर है? तो भब्रू बैराट ये अभिलेख कहां पर है? ये जयपुर में है, राजस्थान में है। राजस्थान में भी कहां पर है? जयपुर के पास स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। इसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर। ये कहां पे लेके आए थे? कलकत्ता के संग्रहालय में। तो भब्रू में किसकी चर्चा की गई है? बुद्ध धम्म संघ की चर्चा की गई है। तो भब्रू में किसकी चर्चा की गई है? भब्रू में चर्चा की गई है बुद्धम, धम्म और संघ।
तो बुद्ध BDS, बुद्ध धम्म संघ यानी बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की चर्चा किसमें की गई है? भब्रू बैराठ में। भब्रू में अशोक का नाम क्या मिलता है? मगध का राजा, मगधाधीराज। तो भब्रू जो अभिलेख है उसमें अशोक का नाम क्या मिलता है? मगध का राजा, मगधाधीराज। भब्रू में अशोक के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया गया? देवनाम प्रिय। ठीक है, देवताओं में देवनाम प्रियदर्शी, देवनाम प्रियदर्शी। तो यहां पर इसको मैं लिख देता हूं, भब्रू में अशोक के लिए नाम मिलता है देवनाम प्रियदर्शी, ये नाम मिलता है। तो अब इससे यदि कभी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भब्रू या बैराठ जो लघु शिलालेख है ये कहां पर है? राजस्थान में। कहां पर है? जयपुर में। इसमें किसकी चर्चा मिलती है? बुद्ध धम्म संघ यानी बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों की चर्चा मिलती है। ये जो भब्रू अभिलेख है, भब्रू शिलालेख है, इसमें जो अशोक का नाम है वो क्या मिलता है? देवनाम प्रियदर्शी। अशोक को क्या कहा गया है? मगधाधीराज कहा गया है भब्रू या बैराठ अभिलेख में। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। कहां पे लेके आए थे? कलकत्ता के पुरातत्व संग्रहालय में। ये बात आपको याद रखनी है। अब यदि मैं कहूं कि अशोक के अभिलेखों को लिखने का श्रेय किसको दिया जाता है? चापड़ महोदय को। अशोक का अभिलेख कहां पर है? एक ब्रह्मगिरी में। तो ब्रह्मगिरी जो है वो कहां पर है? कर्नाटक में। तो ये जो लघु शिलालेख है इसमें एक चर्चा करते हैं किसकी? ब्रह्मगिरी। तो ब्रह्मगिरी में चापड़ के हस्ताक्षर हैं और अशोक के अभिलेखों को लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? चापड़ को दिया जाता है। ब्रह्मगिरी में किसकी चर्चा की गई है? तो इसमें इसला नगर की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है? इसला नगर की चर्चा की गई है। ऐसे ही मैं एक अभिलेख का नाम लूं तो वो है अफगानिस्तान के जलालाबाद में। अफगानिस्तान के जलालाबाद में, तो जैसे जलालाबाद लमधान या लंपक कहा जाता है, जलालाबाद लमधान या लंपक। ठीक है, जलालाबाद में है, जलालाबाद, इसे क्या कहा जाता है? लमधान या लंपक कहा जाता है। तो ये कौन सी भाषा का अभिलेख है? सीरियाई भाषा का अभिलेख है। तो फिर से बोल रहा हूं मैं कि जो अशोक के लघु शिलालेख है उसमें जो भब्रू या बैराठ है उसमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की चर्चा की गई है, बुद्ध धम्म संघ। उसमें अशोक के लिए मगधाधीराज, मगध के राजा जो है की बात कही गई है। उसमें अशोक के लिए देवनाम प्रियदर्शी की बात की गई है। और ये जो भब्रू या बैराठ है इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। और ये जो अभिलेख है ये कलकत्ता के जो है संग्रहालय में रखा हुआ था। और उसके बाद ब्रह्मगिरी की चर्चा की तो ये ब्रह्मगिरी में किसके हस्ताक्षर हैं? चापड़ के। अशोक के अभिलेखों को लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? चापड़ को। चापड़ ने किस भाषा में हस्ताक्षर किए हैं? तो खरोष्टी भाषा में हस्ताक्षर किए हैं। ये ब्रह्मगिरी में किस नगर की चर्चा है? तो इसला नगर की चर्चा है। उसके बाद लमधान, लंपक, जलालाबाद, ये कौन सी भाषा का अभिलेख है? तो ये सीरियाई भाषा का अभिलेख है। कौन सी भाषा का अभिलेख है? आरमाइक भाषा का अभिलेख है, सीरियाई भाषा का अभिलेख है। कौन सा? लमधान, लंपक, जलालाबाद। ठीक है, अशोक का नाम अशोक किन अभिलेखों में मिलता है? तो अशोक का नाम अशोक मिलता है कौन से अभिलेखों में? रूपनाथ, गुर्जरा, उदयगोलन और नेत्तूर। तो आज से कभी भी ये पूछा जाए कि अशोक का नाम अशोक किन अभिलेखों में मिलता है, तो रूपनाथ कहां पर है? रूपनाथ है मध्य प्रदेश के जबलपुर में। ठीक है, गुर्जरा कहां है? तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। उदयगोलन, नेत्तूर कहां पर है? कर्नाटक में स्थित है। तो अशोक का अशोक नाम किन अभिलेखों में मिलता है? किन में मिलता है? रूपनाथ, गुर्जरा, नेत्तूर और उदयगोलन। ठीक है, और महाराजा की उपाधि किसमें मिलती है? तो महाराजा की उपाधि मिलती है सारो मारो पानगुड़िया। ये सारो मारो पानगुड़िया अभिलेख कहां पर है? ये भी एमपी में है। एमपी में कहां पर है? रायसेन के पास स्थित है। तो मैंने सिर्फ कुछ इतनी बातें आपसे चर्चा करने की कि अशोक के यदि मैं लघु शिलालेखों की बात करूं तो लघु शिलालेख बहुत सारे स्थानों से मिले जिसमें हम लोगों को कुछ महत्वपूर्ण याद रखने हैं। तो कौन कौन से हम लोगों को याद रख सकते हैं? तो मास्की अभिलेख। मास्की अभिलेख में अशोक को क्या कहा गया? बुद्ध शाक्य कहा गया है। तो क्या याद रख सकते हैं लघु शिलालेखों में? लघु शिलालेखों में याद रखना, भब्रू या बैराठ कहां से मिला है? राजस्थान, जयपुर से। किसकी चर्चा है? बुद्ध धम्म संघ की चर्चा की है। क्या कहा गया है? अशोक को मगधाधीराज कहा गया है। क्या कहा गया? देवनाम प्रियदर्शी कहा गया अशोक को। किसने खोज की? अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोज की। मास्की अभिलेख कहां पर है? कर्नाटक में। क्या कहा गया अशोक को? बुद्ध शाक्य कहा गया है। रूपनाथ, गुर्जरा, नेत्तूर और उदयगोलन, इसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। बाकी के जो एमपी में अभिलेख है सारो मारो पनगड़िया में, उसमें अशोक को महाराज कहा गया है।
ब्रह्मगिरी अभिलेख कहां पर है? दक्षिण भारत में। किसकी चर्चा है? इसला नगर की चर्चा है। किसके हस्ताक्षर है? चापड़ के। कौन सी भाषा में है? खरोष्टी भाषा में है। लमदान लंपक जलालाबाद कहां है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में कौन सी भाषा का है? सीरियाई भाषा का। कौन सी भाषा का? आर्मेइक भाषा का है। बिल्कुल सिंपल, बस इतनी बातें याद रखनी है, ठीक है। तो बृहद शिलालेख में क्या पढ़ा? 8 स्थान। कौन कौन से पढ़े? शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, कालसी, धौली, जौगढ़, सोपारा, गिरनार और एर्रागुड़ी। 14 बातें मिली, उसमें कौन क्या याद रखना है? दूसरी और 13वीं याद रखनी है। और क्या याद रखना है आपको? 7वीं से तुलना किसकी करनी है? 12वीं से करनी है। विदेशी राज्यों की चर्चा किसमें की गई है? 13वें में की गई है। पड़ोसी राज्यों की चर्चा किसमें की गई है? दूसरे में की गई है, बृहद शिलालेख। अब आते हैं किसमें? स्तंभ लेख। तो आते हैं नेक्स्ट स्तंभ लेख। चलिए, तो ये हो गया हमारा शिलालेख। शिलालेख के बाद क्या? स्तंभ लेख। तो यदि स्तंभ लेख की चर्चा की जाए तो स्तंभ का मतलब क्या? पिलर एडिक्शन। पिलर मतलब एक क्या होगा? पत्थर का पिलर होगा, खंबा होगा, उस पर ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक अरमाइक से कुछ ना कुछ लिखा होगा। तो ये जो स्तंभ हैं पत्थर के, ये कहां से आए हुए हैं? ये मिर्जापुर से आए हैं। इन्हें क्या कहा? एकाश्म स्तंभ कहा गया। ये कैसे बने? चमकदार पॉलिश के। तो आप सोचिए कि शाहबाजगढ़ी और मानसेरा के जो शिलालेख हैं वो मिर्जापुर के बलुआ पत्थर से कहां पे ले जाए गए? पाकिस्तान के पेशावर और हजारा जिले में। तो आप सोचिए इतने बड़े पत्थर को उस जमाने में लाद कर कैसे 1000-1500 किलोमीटर दूर ले जाया गया होगा, यूपी के मिर्जापुर से पाकिस्तान के जो है हजारा और पेशावर। तो यदि मैं स्तंभ लेखों की यदि आपसे चर्चा करूं तो स्तंभ लेख में भी क्या पढ़ने हैं? बृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। अब यदि बृहद स्तंभ लेखों की चर्चा की जाए तो बृहद स्तंभ लेख 6 स्थानों से। कौन कौन से? दिल्ली टोपरा, फिर क्या? दिल्ली मेरठ, उसके बाद रामपुरवा, लौरिया अरेराज, फिर क्या? लौरिया नंदनगढ़। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो दिल्ली और चौथा छठवा कौन सा है? कौशाम्बी। हो गए 6, ठीक है। तो लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, ये लिखा है। तो दिल्ली टोपरा सबसे बड़ा, इनमें 7 बातें मिलती हैं। 7वीं बात दिल्ली टोपरा में मिलती है। सबसे बड़ा कौन सा है? दिल्ली टोपरा। इसको पहली बार किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। कब पढ़ा? 1837 में पढ़ा। खोज कब हुई? 1750 में हुई। किसने की? टी फेंथलर ने की। तो जब भी आज से कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसको दिया जाता है? जेम्स प्रिंसेप को। कब किया था? 1837 में। कौन सा किया था? दिल्ली टोपरा। अशोक के अभिलेखों की खोज कब हुई थी? 1750 में। किसने की थी? टी फेंथलर ने की थी। दिल्ली टोपरा कहां है? ये मेरठ टोपरा कहां पर है? ये हरियाणा के अंबाला में है। इसको फिरोज शाह तुगलक टोपरा से कहां लेके आया था? दिल्ली लेके आया था। दिल्ली मेरठ, ये मेरठ में था जो अशोक का स्तंभ लेख। इसको फिरोज शाह तुगलक मेरठ से कहां लेके आया था? दिल्ली लेके आया था। रामपुरवा अभी कहां पर है? तो ये जो रामपुरवा अभिलेख है, ये रामपुरवा अभिलेख वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में है। कहां पर है? राष्ट्रपति भवन में है। इसमें क्या है? इसमें जो स्तंभ मिला है उसमें शेर की आकृति बनी हुई है और वृषभ या बैल की आकृति बनी हुई है। तो रामपुरवा में ये कहां पर है? राष्ट्रपति भवन में है। इसमें किसकी आकृति बनी हुई है? तो इसमें शेर की आकृति बनी हुई है। इसमें किसकी आकृति बनी हुई है? तो वृषभ की आकृति बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद लौरिया नंदनगढ़, तो नंदनगढ़ में किसकी आकृति बनी हुई है? इस जैसे ये स्तंभ है तो स्तंभ के ऊपर यहां जानवरों की आकृति बनी हुई है। स्तंभ है, स्तंभ के ऊपर यहां पर जानवरों की आकृति बनी हुई है। तो लौरिया नंदनगढ़ में किसकी आकृति बनी हुई है? मोर की। कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है? रानी का अभिलेख कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है? रानी का अभिलेख कहा जाता है। रानी का अभिलेख कहां पर है? ये रानी का जो अभिलेख है ये कहां पर है? प्रयागराज के पास, इलाहाबाद के पास कौशाम्बी। और इनमें किसकी चर्चा की मिलती है? अशोक की पत्नी कारूबा की। उसका पुत्र कौन था? तीवर। तो ये जो रानी का अभिलेख था इससे 4 शासकों का संबंध है। कौन सा? अकबर के काल में जहांगीर ने इसे कौशाम्बी से कहां लेके आया था? इलाहाबाद। कहां स्थापित किया था? इलाहाबाद के किले में। तो इसका संबंध किससे है? अशोक से है, अकबर से है, जहांगीर से है और समुद्रगुप्त से। तो आज से कभी भी यह क्वेश्चन पूछा जाए कौशाम्बी अभिलेख का संबंध कितने शासकों से है? 4 शासकों से। कौन किससे है? अशोक से है, अकबर से है, जहांगीर से है और किससे है? समुद्रगुप्त से है। ये अभिलेख जो है इसे रानी का अभिलेख क्यों कहा गया? क्योंकि अशोक की रानी क्या नाम था? कारूबा की। पुत्र का नाम क्या था? तीवर। उसकी चर्चा मिलती है।
ये कौशाम्बी से इलाहाबाद कौन लेके आया? तो अकबर के शासनकाल में जहांगीर लेके आया। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। मोर किस पे बना है? लौरिया नंदनगढ़ पर। लौरिया मंदरगढ़ के ये जो स्तंभ है इसके ऊपर मोर बना हुआ है। और रामपुरवा जो है, इस रामपुरवा में जो ये कहां पर है वर्तमान में? तो राष्ट्रपति भवन में। और इसमें क्या बना हुआ है? इसमें दो जो है जानवरों की आकृति है, शेर और वृषभ। बिल्कुल सिंपल। दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लौरिया अरेराज, नंदनगढ़, रामपुरवा, ये तीनों कहां पर है? ये तीनों हैं बिहार में। लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, ये तीनों कहां पर हैं? बिहार में। ये तीनों हैं बिहार में भी कहां है? चंपारण में। दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, टोपरा कहां पर है? ये हमारे हरियाणा के अंबाला में। मेरठ कहां है? यूपी में। कौशाम्बी कहां है? यूपी इलाहाबाद के पास में। ये हो गया। अब आते हैं क्या? लघु स्तंभ लेख। तो लघु स्तंभ लेख। अब लघु स्तंभ लेख में क्या पढ़ेंगे? तो लघु स्तंभ लेखों में हमको पढ़ना है जो है सारनाथ, सांची, निगलीवा और रुम्मिनदेही। तो क्या पढ़ना है इनमें हमें? इसमें हमें पढ़ना है सारनाथ, सांची, निगलीवा और रुम्मिनदेही तो अब से जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि संघ भेद को रोकने की चर्चा किसमें की गई है? सारनाथ और सांची में। तो संघ भेद को रोकने की चर्चा किसमें की गई है? संघ भेद। तो संघ भेद को रोकने की चर्चा सारनाथ, सांची में। निगलीवा कहां पर है? तो ये नेपाल की तराई में है। कहां पर है? नेपाल की तराई में है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें यह कहा गया है कि अशोक अपनी जो धम्म यात्रा है उसके 10वें वर्ष कहां पर जाता है? बोध गया। 12वें वर्ष कहां पर जाता है? निगलीवा। 20वें वर्ष कहां पर जाता है? रुम्मिनदेही जाता है। तो अशोक अपनी धम्म यात्रा के 12वें वर्ष कहां पर जाता है? 12वें वर्ष जो है वो निगलीवा जाता है। और निगलीवा में वो क्या करता है? तो कनक मुनि के स्तूप को दोगुना करवा देता है। तो निगलीवा में वो क्या करता है? कनक मुनि के स्तूप को दो गुना करवा देता है। कनक मुनि के स्तूप को 2 गुना करवा देता है। अब रुम्मिनदेही कहां पर है? तो ये नेपाल में है। नेपाल में भी कहां पर है? जो है नेपाल की तराई में है। यह रुम्मिनदेही में क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो रुम्मिनदेही में बुद्ध के जन्म स्थान होने के कारण अशोक ने बुद्ध के सम्मान में अपने धम्म यात्रा के 20वें वर्ष वह रुम्मिनदेही गया। तो रुम्मिनदेही को क्या कर दिया उसने? कर से मुक्त कर दिया। रुम्मिनदेही को क्या कर दिया? कर मुक्त कर दिया। यानी यहां पर जो बलि कर लिया जाता था, कौन सा कर? बलि नामक कर। इस बलि कर को क्या कर दिया? माफ कर दिया। और जो कर था वो 1/6 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 1/8 कर दिया। कर जो है वो 1/6 से घटाकर, यानी कर महात्मा बुद्ध के सम्मान में क्या किया? कर को घटा दिया। तो कर को घटाकर 1/6 से कितना कर दिया? 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। तो आज से कभी भी पूछा जाए कि अशोक के बृहद स्तंभ लेख कौन कौन से हैं, तो दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, ठीक है, और कौशाम्बी। अब यह पूछा जाए अशोक के लघु स्तंभ लेख कौन से हैं, तो क्या आंसर देंगे? जो है सारनाथ, सांची, निगलीवा और रुम्मिनदेही। ठीक है। अब सारनाथ सांची में क्या है? संघ भेद को रोकने की बात की गई है। ठीक है। निगलीवा में क्या कहा गया है कि वो अपनी धम्म यात्रा के 12वें वर्ष निगलीवा पहुंचा, वहां पर कनक मुनि के स्तूप को क्या कर दिया? 2 गुना बनवा दिया। रुम्मिनदेही कब पहुंचा? अपनी धम्म यात्रा के 20वें वर्ष, वहां पर क्या किया उसने? बुद्ध के सम्मान में वहां को कर मुक्त कर दिया, बलि नामक कर जो है वो माफ कर दिया, और जो कर की दर थी उसको घटा दिया। घटाकर कितना कर दिया? 1/6 से 1/8 कर दिया। वेरी सिंपल। तो ये हो गया आपका कौन सा? स्तंभ लेख। लास्ट क्या रह गया है? गुहा लेख। तो गुहा लेख एकदम सिंपल है। गुहा लेख तो गुफाओं में तो जो है अशोक ने आजीवक धर्म के संप्रदायों को बराबर की पहाड़ियों पर खलवित पर्वत में कुछ गुफाएं दान में दी, जैसे कर्ण चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी। तो कर्ण चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी, ये जो पहाड़ियां ये किसने दान दी थी? ये किसने दान दी थी? कर्ण चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी। ये लिखा हुआ है बराबर की पहाड़ी, खलवित पर्वत, बराबर की पहाड़ियों में खलवित पर्वत पर
अशोक ने आजीविक संप्रदाय के अनुयायियों को कौन कौन सी गुफाएं दान में दी? कर्ण, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी। और आगे का शासक कौन हुआ? दशरथ। दशरथ जो है इसने भी देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। अशोक ने भी देवनाम प्रिय की उपाधि धारण, इसने भी जो है ये गुफाओं का निर्माण किया था, गोपी, वर्थिका, लोमस और बहिका। तो ये आपका अभिलेखों का, शिलालेखों का पूरा चैप्टर यहां पर समाप्त होता है। पर मेंस में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, अशोक के शिलालेखों के बारे में चर्चा कीजिए, किस प्रकार वो प्रजा के हित के लिए और एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था के लिए उपयुक्त साबित हुए। तो प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए, प्रजा के हित पालन के लिए और जन कल्याण के लिए और लोक कल्याण के लिए और राजाज्ञा और राजा की आज्ञा को जनता तक पहुंचाने के लिए ये जो शिलालेख है, इन शिलालेखों ने मील के पत्थर का कार्य किया। तो इस प्रकार से ये अशोक के शिलालेख यहां पर समाप्त होते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये तो थे अशोक के शिलालेख, लेकिन यदि मैं कहूं प्राक मौर्य अशोक, प्राक जो है अशोक के अभिलेख कौन से हैं, या प्राक मौर्य अभिलेख कौन से हैं, या अशोक के पहले के अभिलेख कौन से हैं? तो 4 थे। वो कौन कौन से थे, तो उसको भी देख लेते हैं। यानी प्राक मौर्य अभिलेख, तो प्राक यानी पूर्व, प्राक यानी पूर्व, तो प्राक अशोक अभिलेख कौन से हैं, या प्राक मौर्य अभिलेख कौन से हैं? तो अनुराधापुर, निगलीवा, अनुराधापुर, निगलीवा, इसके अलावा सोहगौरा और महास्थान। महास्थान, अब ये महास्थान कहां पर है? तो ये महास्थान है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में भी कौन सा जिला है? बोगरा जिला है। सोगौरा कहां पर है? गोरखपुर में है। और गोरखपुर में सोगौरा कहां पर है? गोरखपुर में है। तो इन दोनों में क्या बात मिलती है? इन दोनों में यह बात मिलती है कि अकाल के समय चंद्रगुप्त मौर्य ने राजकीय अन्नागार से अनाज बंटवाया। ठीक है। निगलीवा कहां है? नेपाल की तराई। अनुराधापुर कहां पर है? श्रीलंका में। तो ये आपके यहां पर ये अशोक के अभिलेख यहां पर क्या होते हैं? समाप्त होते हैं। तो जो मैंने अभी आपसे बातें की हैं, उनमें सिर्फ इतनी बातें याद रखना, एक भी एग्जाम का क्वेश्चन इधर से उधर नहीं हुआ। यानी शुरुआत कहां से करनी है कि अशोक के अभिलेख कितनी भाषाओं में है? 4 भाषाओं में। कौन सी भाषा में है? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक। सबसे ज्यादा कौन सी भाषा में है? ब्राह्मी भाषा में। 2 भाषाओं का अभिलेख कौन सा है? सारे कोना अभिलेख। कहां पर है? गांधार में है। कौन सी 2 भाषाएं हैं? ग्रीक और अरमाइक। खरोष्टी भाषा का अभिलेख कौन सा है? तो खरोष्टी भाषा के 2 अभिलेख है, शाहबाजगढ़ी, मानसेरा। मानसेरा कहां पर है? हजारा में है। शाहबाजगढ़ी कहां है? पेशावर में है। ठीक है। तो याद रखना है खरोष्टी भाषा के 2 जो अभिलेख हैं वो कौन से? शाहबाजगढ़ी, मानसेरा। फिर उसके क्या कहा कि अशोक के अभिलेखों को लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? चापड़ महोदय को। कहां पर? ब्रह्मगिरी। कौन सी भाषा में सिग्नेचर की है? खरोष्टी भाषा में। और कौन से नगर की चर्चा है? इसला नगर की चर्चा है। अशोक का जो अभिलेख है जो सीरियाई भाषा में लिखा गया है वो कौन सा है? जलालाबाद। लंपक या लमधान कहां पर है? अफगानिस्तान में। किस अधिकारी की चर्चा की गई है? रेमिडेटो अधिकारी की चर्चा की गई है। जलालाबाद, लंपक, लमधान में रेमिडेटो अधिकारी की चर्चा की गई है। इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया? सीरियाई भाषा का प्रयोग किया गया। अशोक के किन अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है? तो रूपनाथ गुर्जरा, उदयगोलन, नेत्तूर। रूपनाथ गुर्जरा, उदयगोलन, नेत्तूर। रूपनाथ गुर्जरा, उदयगोलन, नेत्तूर। इसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी किसमें मिलता है? भब्रू या बेराट में। अशोक का नाम मगधाधिराज, मगध का राजा किसमें मिलता है? भब्रू या बेराट में। बीडीएस बुद्ध धम्म संघ का उल्लेख किसमें मिलता है? भब्रू या बेराट में, जो बौद्ध धर्म के तीर्थरत्न माने गए। अशोक को बुद्ध शाक्य किसमें कहा गया है? मास्की अभिलेख में। मास्की अभिलेख कहां पर है? कर्नाटक में। एर्रागुडी कहां पर है? आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में है। ब्रह्मगिरी जो है अभिलेख कहां पर है? जो है ये कर्नाटक में है।
तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने ये रखने का प्रयास किया। और इसके बाद स्तंभ लेख, तो ये तो थे अशोक के वो अभिलेख। इसी प्रकार सारनाथ में 4 स्तंभ, और उसको हम लोगों ने जिस फॉर्मूले से याद रखना है वो कैसे याद रखेंगे, HELO, यानी हॉर्स, एलिफेंट, लॉइन। ये जो है तो वो मैं कला में अलग से लेके आऊंगा, यानी मौर्य काल की आर्ट एंड कल्चर में ये टॉपिक अलग से लेके आएंगे। तो आज के लिए लगभग मुझे लगता है कि जो हमारा टॉपिक था अशोक के अभिलेख, इन पे हम लोगों ने सारी बातें चर्चा करने का प्रयास किया, सारी बातों को आपके सामने डिस्कस किया। तो ये अशोक के अभिलेख जो हैं, यहां तक आपको इन चीजों को कहीं ना कहीं याद रखने हैं, और यहां से एक भी क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं बाहर नहीं जाएगा। तो अशोक के बारे में इतनी पर्याप्त बातें हैं, यानी अशोक जो है, अब एक जो है इसी में ही एक वीडियो और लेके आएंगे, वो लेके आएंगे कि अशोक जो है ने किस प्रकार से धम्म की नीति में आगे बढ़ा। तो धम्म जो है इसके पाली भाषा में कहा गया है क्युम चा धम्मे अपस्वाने सचा सोच्यते, अपस्वाने दया दानी सचा सोच्यते। तो इसमें आंसर मिला गया, इसमें आंसर दिया गया, यानी क्युम चा धम्मे, धम्म क्या है, तो पाली भाषा में उसका आंसर दिया गया अपस्वाने दया दानी सचा सोच्यते। तो धर्म एक प्रकार की नैतिक आचार संहिता है जो अपनी प्रजा के उत्थान के लिए बनाई गई, और इस धम्म की विशेषता यह है कि किस प्रकार एक राजा के अंतर्गत एक आदर्श गुण होने चाहिए जो अपनी प्रजा के हित में कार्य कर सके। संप्रदाय, अनेक प्रकार के जो लोग हैं उनके बीच में भाईचारा किस प्रकार से स्थापित किया जाए, ये अशोक के हमने अभी थोड़ी देर पहले 7वें और 12वें अभिलेख में पढ़े। तो क्युम चा धम्मे, तो धम्म के ही अंतर्गत अशोक जो है वो अपनी ये 14 बातें लिखवाता है, और धम्म में ही ये बात कही गई है कि अपनी प्रजा का नैतिक उत्थान किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से लोगों के बीच में जो है सद्भावना, भाईचारा, प्रेम, इन सबको बढ़ाना है। और तो यही कहा गया दया दाने, दया करना है, टू बी काइंड, ठीक है, दया करना है, दान देना है। तो अपस्विवाने दया क्युम चा धम्मे, तो इसका जवाब क्या मिलता है, अपस्विवाने दया दानी और सचा सोच्यते, हमेशा बी ट्रुथ, हमेशा सत्य बोलना है। सत्य बोलने वाले की कभी हार नहीं होती है। सत्य बोलने वाला, सत्य, यानी यदि इनकी तुलना यदि गांधी जी से भी कर दी जाए तो गांधी जी भी तो यही बात कहते हैं। और गांधी जी ने जो सत्य का जो अपना सिद्धांत है उसमें उन्होंने कई सारी बातें बताई हैं कि उन्होंने ये अपना सत्य का सिद्धांत कहां से लिया। वो मैंने गांधी पे आपको अलग से जो है कहीं ना कहीं जब वो पढ़ाया था तो अलग से डिस्कस कर दिया था। तो सत्य जो है, सत्यमेव जयते, मुंडोपनिषद, ये भारत का आदर्श वाक्य रहा है, और इसीलिए अशोक को कहीं ना कहीं एक महान राष्ट्रीय सम्राट की दर्जा दी गई है। तो यहां पर शुरुआत में जो मैंने आपसे कहा कि अशोक को क्यों अशोक महान कहा जाता है, क्यों भारत सरकार जो है अशोक की ही बहुत सारी बातों को अपने राजकीय चिन्हों में लेती है। भारत की परंपरा, पश्चिम की परंपरा में अशोक जो है कहां पर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर, एक माइलस्टोन जो है वो बनकर साबित होता है। अशोक जो है क्यों, वो हम भारतीयों के लिए एक गौरव, एक परंपरा, एक कॉन्फिडेंस का विषय है, क्योंकि भारतीयों ने हमेशा पश्चिम से जो परंपरा से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित किया है, तो उसमें यही कहा गया है कि यहां पर उसे ज्यादा महान माना गया है जो महादयानी और महात्यागी हो, और एक बड़ा हृदय, एक बड़ा दिल दिखाने का तात्पर्य क्या होता है कि पहले तो एक अपार साम्राज्य और अपार संपत्ति को क्या किया, एकत्रित किया, और उसके बाद धम्म की नीति के अंतर्गत उन सबको जनता और प्रजा के हित के लिए क्या कर दिया, न्योछावर कर दिया। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय।